आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज की जिसे दुनिया ने कहा था अडूबने वाला, टाइटैनिक। आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। क्या हुआ उस रात? क्या गलती हुई? और क्यों टाइटैनिक की कहानी आज भी लोगों के दिल को छू जाती है? चलिए शुरू करते हैं टाइटैनिक की असली कहानी। Welcome to Viral Verse AI, where real stories come alive through the power of artificial intelligence. Subscribe now and let the journey begin. Viral Verse AI. समुद्र की गहराइयों में झांकें तो अनगिनत कहानियां मिलती हैं। कुछ गुमनाम सी, कुछ इतिहास बन चुकी। आज हम एक ऐसी ही कहानी की थोड़ी पड़ताल करेंगे जो एक सदी से भी ज्यादा वक्त से हमें सोचने पर मजबूर करती है। आरएमएस टाइटैनिक की कहानी। बिल्कुल, एक कहानी जो कभी पुरानी नहीं होती। हमारे पास टाइटैनिक एक ना डूबने वाली कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंश है। इस चर्चा का मकसद सिर्फ घटनाक्रम दोहराना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे ऐतिहासिक समुद्री हादसे के उन पहलुओं को समझना है जो शायद पहली नजर में चूक जाते हैं। और हाँ, उन सबकों को कुरेदना है जो आज भी कहीं न कहीं मायने रखते हैं। सही कहा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड का साउथहैम्पटन बंदरगाह। आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। और क्या जहाज था वो! उस जमाने का इंजीनियरिंग चमत्कार। हाँ, सबसे बड़ा, सबसे भव्य, और वो टैगलाइन, ना डूबने वाला जहाज। वही तो। और उस पर सवार थे 2200 से ज्यादा लोग। और कल्पना कीजिए, एक तरफ पहले दर्जे की वो शान और शौकत, दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग, और दूसरी तरफ तीसरे दर्जे में वो आम लोग, बेहतर जिंदगी की उम्मीदें लिए अमेरिका जा रहे थे। हर किसी की आंखों में सपने। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था। आप देखिए, ये उस वक्त की महत्वाकांक्षा, तकनीकी प्रगति पर वो अटूट विश्वास, और शायद थोड़ा अहंकार भी कह सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। पहले दर्जे के यात्री जिस विलासिता में सफर कर रहे थे वो तो खैर अकल्पनीय थी, लेकिन तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए भी ये किसी सपने से कम नहीं था। एक नए भविष्य की ओर बढ़ता जहाज। पर शायद इसी भव्यता और न डूबने वाले तमगे ने एक झूठी सुरक्षा का भाव पैदा कर दिया था। हाँ, कहीं ना कहीं तो जरूर। और फिर 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात आई। आसमान साफ, समुद्र एकदम शांत। बिल्कुल परफेक्ट रात थी। विडंबना देखिए। रात के करीब 11:40 पर अटलांटिक के उस ठंडे पानी में तैरते एक आइसबर्ग से जहाज की टक्कर हुई। दिलचस्प बात यह है, और ये मुझे हमेशा चौंकाती है, कि ज्यादातर यात्रियों और यहाँ तक कि क्रू के कुछ सदस्यों को भी ये टक्कर बहुत मामूली महसूस हुई। ऐसा क्यों? हाँ, ये बात समझने वाली है। देखिए, टक्कर सीधी नहीं थी, मतलब जहाज सामने से नहीं टकराया। अच्छा। वो आइसबर्ग के किनारे से रगड़ता हुआ निकला। इससे जहाज की बाहरी परत को तो नुकसान पहुंचा ही, पर असली चोट लगी पानी के नीचे। नीचे कहाँ पर? पतवार में, हल में लगभग 300 फीट लंबा एक चीरा सा लग गया, और इसने जहाज के शुरुआती 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया। 6? लेकिन डिजाइन तो ऐसा था कि 4 तक पानी भरने पर भी उतैर सकता था। बिल्कुल, 4 तक संभाल लेता, लेकिन 6 ये उसकी क्षमता से बाहर था। ऊपर डेक पर ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, लोग अनजान थे, और नीचे मौत दस्तक दे रही थी। सही कहा। जब कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज, उनको नुकसान की गंभीरता का एहसास हुआ होगा, तब तक शायद देर हो चुकी थी। बहुत देर। कैप्टन ने जहाज खाली करने का आदेश दिया। प्राथमिकता थी पहले महिलाएं और बच्चे। लेकिन यहाँ एक और भयानक सच सामने आया। लाइफ बोट्स। हाँ, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। 2200 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 20? ये कैसे? देखिए, उस वक्त के नियमों के हिसाब से ये ठीक था, नियमों में कमी थी। लेकिन ये तो लापरवाही लगती है। ये नियमों की कमी से ज्यादा उस सोच को दिखाता है कि इतने बड़े और सुरक्षित जहाज को कभी पूरी क्षमता से लाइफ बोट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। शायद ये माना गया था कि अगर कुछ हुआ भी तो आसपास के जहाज मदद के लिए आ जाएंगे। और फिर लाइफ बोट्स उतारने में भी गड़बड़ी हुई। हाँ, अफरा तफरी मची। कुछ लाइफ बोट्स तो आधी खाली ही रवाना कर दी गईं। लोगों में भ्रम था, डर था,
और कुछ लोगों में अब भी वो विश्वास कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकता। परिवारों के बिछड़ने का वो मंजर सोचकर ही सिहरन होती है। दिल दहला देने वाला। और फिर अंत आ ही गया, रात के लगभग 2:20 बजे। भयानक आवाजों के साथ जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और तेजी से उस बर्फीले अटलांटिक में समा गया। पानी का तापमान कितना था उस वक्त? -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जमा देने वाली ठंड। 1500 से ज्यादा जाने गई और ज्यादातर मौतें डूबने से नहीं हुई। नहीं, ज्यादातर हाइपोथर्मिया से हुई, मतलब शरीर जम जाने से। पानी में गिरे लोगों के पास बचने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। कितने लोग बच पाए? केवल 705 लोग, जिन्हें घंटों बाद कारपेथिया नाम के जहाज ने बचाया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये तो उस दौर की तकनीकी श्रेष्ठता के दम पर एक जोरदार थप्पड़ था। बिल्कुल, दुनिया स्तब्ध थी। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी कि जिसे अभेद्य माना गया वो प्रकृति की ताकत के आगे टिक नहीं पाया। इस तरह से दिन समुद्री सुरक्षा को लेकर यकीनन बहुत कुछ बदला होगा। क्या बड़े बदलाव आए? हाँ, बहुत बड़े बदलाव आए। पहला और सबसे जरूरी, हर जहाज पर सभी यात्रियों और क्रूज सदस्यों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य कर दिया गया। ये तो होना ही था। दूसरा, जहाजों पर 24 घंटे वायरलेस कम्युनिकेशन बनाए रखना जरूरी हो गया, ताकि मदद के सिग्नल कभी अनसुने न रहे, जैसे टाइटैनिक के मामले में हुआ था। और आइसबर्ग का? उसके लिए तीसरा बड़ा कदम था उत्तरी अटलांटिक में आइसबर्ग पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन, जो आज भी काम कर रहा है। नियम तो बने। हाँ, लेकिन नियमों से परे इसने शायद इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास कराया। वो जो अति आत्मविश्वास था, उस पर चोट की। आज टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में लगभग 12,000 फीट नीचे खामोशी से पड़ा है। वो सिर्फ स्टील का ढेर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन हजारों उम्मीदों, अधूरे सपनों और मानवीय भूलों का एक स्मारक है। उसकी कहानी हमें लगातार याद दिलाती है कि हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, प्रकृति वो हमेशा ज्यादा शक्तिशाली रहेगी। बिल्कुल, टाइटैनिक की कहानी सिर्फ डूबने की नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति में जिंदा रहने की भी है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान की महत्वाकांक्षा, तकनीक और प्रकृति के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। तो जाते जाते ये सवाल शायद सोचने लायक है कि क्या हमने टाइटैनिक से मिले सबक पूरी तरह सीख लिए हैं, या आज भी हम अपनी बनाई किसी न डूबने वाली चीज पर जाने अनजाने जरूरत से ज्यादा भरोसा तो नहीं कर बैठते। Like, comment, and subscribe.